जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, ड्यूक कोलिन आइरिस और रिचर्ड को लाने के लिए सोने का कैरेज भेजा था। इसके बाद अगले सीन में जहाँ पर ये तीनों कैरेज से जा रहे थे, उसी वक्त आइरिस रिचर्ड को आवाज देता है, मगर रिचर्ड का ध्यान दूसरी तरफ था। जिस वजह से आइरिस इस बार जोर से रिचर्ड का नाम लेता है, तो रिचर्ड भी अपने ख्यालों से बाहर आता है और आइरिस कहती है, क्या हुआ, तुम मेरे बातों का जवाब नहीं दे रहे? ऐसा लग रहा है कि तुम नर्वस हो। मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। जो सुन के रिचर्ड भी कहता है, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए परेशान था कि इसे भी हमारे साथ जाना जरूरी है। लुसिलियन भी कहता है, मैं मास्टर का एक वफादार कुत्ता हूँ, इसलिए मुझे हमेशा मास्टर के साथ ही रहना होगा। जो सुनकर रिचर्ड भी गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम कुत्ते हो तो क्या तुम कुत्ते में बदल सकते हो? जो सुनकर लुसिलियन भी कुत्ते का जैसा भौ भौ करता है। उसके बाद कहता है, कैसा लगा? क्या मैं कुत्ते जैसा नहीं लगता? जो देखकर रिचर्ड भी आइरिस को इशारों में कहता है, क्या ये पागल है? जो देखकर आइरिस भी कहती है, इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो अभी के लिए ये हमारे साथ ही रहेगा, प्लीज रिचर्ड समझने की कोशिश करो। जो सुनकर रिचर्ड कहता है, मगर मैं इसे पसंद नहीं करता। लुसिलियन भी कहता है, मैं कहा तुम्हें पसंद करता हूँ? रिचर्ड कहता है, ऐसा है तो तुम कैसे निकल सकते हो? लुसिलियन भी कहता है, तुम क्यों नहीं निकलते? जो सुनकर रिचर्ड भी कहते हैं, ये मेरा बाप का गड्डी है तो मैं क्यों निकलूं? और ऐसे ये दोनों झगड़ने लगते हैं और आइरिस इन दोनों को इग्नोर मारकर सोचती है कि इसने प्रिंसिपल के लिए लेटर छोड़ा है, जहाँ पर इसने लिखा है कि इसने रिचर्ड का फैमिली को ढूंढा है, इसलिए रिचर्ड को उनसे मिलाने ले जा रही है। और अगर ये आने में लेट हुई तो ये अपने कम्युनिकेटर क्रिस्टल से प्रिंसिपल को कांटेक्ट भी करेगी। और उसी वक्त ये दोनों और ज्यादा झगड़ने लगते हैं, जिससे आइरिस भी परेशान हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में ये दोनों कोलन फिल्म में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मेट और बटलर इनका स्वागत करते हैं। और उनमें से हेडमेट आगे आती है और कहती है, सर आप बहुत ही दूर से आए हो, चलो मैं आपको गेस्ट रूम में लेकर चलती हूँ। और इस जगह को देखकर रिचर्ड भी सोचता है, ये जगह तो होटल से भी ज्यादा बड़ा है जहाँ पर हम रह रहे थे। इसके बाद इन दोनों को गेस्ट रूम के सामने लाया जाता है, जहाँ पर मेट कहती है, कमरे के अंदर ड्यूक कोलिन भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर रिचर्ड थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। जो देखकर आइरिस कहती है, रिचर्ड तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ के सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। और बहुत ही प्यार से कहती है, जिसे रिचर्ड भी शर्मा जाता है और धीरे से कहता है, ठीक है। इसके बाद ये तीनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इनके लिए ड्यूक इंतजार कर रहा था। जो देखकर आइरिस कहती है, मैं रिचर्ड को ले आई जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। उसके बाद रिचर्ड को भी कहती है, अपने हुडी उतर कर आगे बढ़ो। जो सुनकर रिचर्ड भी आगे बढ़कर अपना हुडी उतरता है और अपने फेस को रिवील करता है। जो देखकर ड्यूक कोलिन भी जल्दी से आकर रिचर्ड को गले से लगा लेता है और कहता है, मेरे बेटे तुम वापस आ गए, और तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर बहुत ही परेशान थी, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। और उसी वक्त रिचर्ड भी ड्यूक कोलिन को अपने से दूर करता है और कहता है, मैं कैसे यकीन करूँ कि आप ही मेरा असली फादर हो? और ये भी कहता है कि आप लोगों को पता नहीं मैं कितने मुश्किलों से गुजरा, हर एक दिन मैं आप लोगों को कितना मिस करता था। जो सुनकर ड्यूक कोलिन भी कहता है, रिचर्ड हम पर यकीन करो, हमने जानबूझकर तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम खो गए थे, जिस वजह से मैं भी बहुत ही परेशान था। और तुम्हारे खो जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा और मैं हर वक्त तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम कहीं पर भी नहीं मिले। फाइनली तुम वापस आ चुके हो, जिस वजह से तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। जो सुनकर रिचर्ड की भी आंखों से आंसू आता है और ड्यूक कोलिन भी कहता है, मेरे ऊपर यकीन करो, मैं बाद में तुम्हें सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और उसी वक्त लुसिलियन कहता है, आइरिस इन दोनों को परेशान न करके हम दोनों दूसरे कमरे में चलते हैं। जो सुनकर आइरिस भी एग्री करती है और जाने वाली थी। उसी वक्त रिचर्ड अपने बाप को पूरी तरीके से इग्नोर मारकर आकर आइरिस को रोकता है और कहता है, प्लीज मत जाओ, हम दोनों अलग नहीं हो सकते, अगर तुम भी गए तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, प्लीज कुछ समय के लिए रुक जाओ। और पीछे से ये देखकर ड्यूक कोलिन तो पूरा जम चुका था। उसी वक्त आइरिस कहती है, रिचर्ड तुम परेशान मत हो, मैं बगल के कमरे में ही रहूंगी। जो कह के ड्यूक कोलिन को देखती है, जो पूरे गुस्से में था और अपने आंखों से ये कह रहा था कि अगर तुमने मेरे बेटे को रुलाया तो तुम गए। जो देखकर आइरिस डर जाती है और कहती है, ठीक है मैं रुक जाती हूँ, हम दोनों साथ ही रहेंगे। जो सुनकर रिचर्ड खुश हो जाता है और ड्यूक कोलिन भी खुश हो जाता है और कहता भी है, मैं खुश हूँ कि तुम सभी रुक गए, तुम लोग बैठो, मैं किसी को चाय लाने के लिए बोलता हूँ। जो सुनकर आइरिस भी शुक्रिया कहती है, मगर मनी मन पूरा एनोइंग हो चुकी थी कि ये अपने बेटे के पीछे पूरा पागल हो चुका है। इसके बाद इनको चाय दिया जाता है और ड्यूक कोलिन कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम लोग आए, क्योंकि सच बताऊं तो बहुत समय से कोई भी मेहमान नहीं आए, क्योंकि हमारे प्यारे बेटे खो जाने के बाद हम लोग हमेशा परेशान ही रहते थे। और अपने पावर की मदद से एक स्वीट को हवा में उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता कि रिचर्ड के खो जाने के बाद हमारी जिंदगी कैसा था। और अपने हाथों के मुट्ठी को बंद करके इस स्वीट को एकदम से तोड़ देता है और कहता है, इस तरीके से हम अब तक रहे। इसके बाद कहानी बताता है कि कैसे इसने पायरेट को पकड़ा और टॉर्चर किया रिचर्ड तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद बताता है कि जब हमें आखिरी पायरेट मिला तब हमने पहले पायरेट की तरह ही उसे बांधा। उसके बाद मैंने उसे पूरी तरीके से टुकड़ों में फाड़ दिया, उसका फैमिली तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएंगे।
और ऐसे मैंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश किया। अभी बताओ रिचर्ड, तुम्हारे पास और कोई भी सवाल है? मगर आइरिस तो पूरा शौक थी कि इस तरीके के बंदों को मारने के बातें, वो भी डिटेल में, ऐसे बच्चों को बताना नहीं चाहिए। और रिचर्ड तो सिर्फ अभी 8 साल का है, इसके लिए ये बहुत ही शॉकिंग होगा। मगर रिचर्ड की तरफ जब देखती है, ये सब सुनने के बाद रिचर्ड बहुत ही खुश था और बहुत ही इमोशनल भी हो चुका था और कहता भी है, मुझे पता नहीं था आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। ड्यूक कोलन भी कहता है, मुझे पता था तुम ये सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हो गए। उसी वक्त रिचर्ड भी कहता है, डैड अगर आप फिर से ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे भी ये देखना है। जो सुन के कोलन भी कहता है, हाँ अगली बार तुम्हारे माँ भी साथ रहेंगे, हम तीनों एक साथ देखेंगे। और मैं क्लियर कर दूं, ये लोग लोगों को टॉर्चर करते हुए देखने के बारे में बातें कर रहे हैं। और ऐसे ये दोनों बातें करते हैं, मगर बगल में आइरिस तो पूरी ऊब चुकी थी। और उसी वक्त मेड भी आकर कहती है कि खाना तैयार है। तो कोलिन भी सभी को खाने के टेबल में चलने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि आप सभी जितना देर चाहे उतना देर हमारे कोलिन फैमिली में रह सकते हैं। और आइरिस, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है, तो कुछ समय के लिए हम अकेले बातें करेंगे। जो सुनकर रिचर्ड तो जिद करने लगता है कि मुझे ये पसंद नहीं, बम बम हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, इसलिए मुझे बम बम के साथ ही रहना है। और ऐसे जिद करने लगता है। और मेड को देखो, अकेले एक हाथों से पकड़कर इसके ले जा रही थी। और कोलिन तो बहुत ही प्यार से कहता है, बेटे कुछ समय के लिए वेट करो और जाकर डिलीशियस खाना खाओ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे दोस्त को लेकर आऊंगा। और रिचर्ड को जाते हुए बहुत ही प्यार से बाय बाय कहता है। और रिचर्ड के जाने के बाद एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, आइरिस चलो बातें करते हैं। जो देखकर आइरिस भी सोचती है, ये आदमी काफी अजीब है, एकदम से इसका फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। और उसी वक्त कोलिन कहता है, आइरिस पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, पहली बार तुमने रिचर्ड को कहाँ देखा? आइरिस भी कहती है, एक ऑर्फेनेज में जो यहाँ से बहुत ही दूर है। जो सुनकर कोलिन भी कहता है, तो ये एक ऑर्फेनेज में रहा। और आइरिस तुम तो समझ सकते हो, एक जादूगर का बच्चा कभी भी ऑर्डिनरी नहीं होता, इसलिए दूसरे बच्चों से दोस्ती करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा सरल होते हैं। इसलिए उन्होंने खुद से कुछ अलग यानी जादूगर देखा तो उनसे दूरी बढ़ाने लगते हैं। इसलिए रिचर्ड के लिए यह बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था। जो सुनकर आइरिस भी कहती है, ऐसा नहीं है, ऑर्फेनेज में एक बहुत ही अच्छे टीचर है, मुझे लगता नहीं कि उनके रहते रिचर्ड को किसी भी चीज को लेकर परेशानी हुआ होगा। जो सुनकर कोलिन भी थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है कि एक टीचर, और आइरिस और भी ज्यादा डिटेल में बताती है कि ये टीचर ऑर्फेनेज के हेडमास्टर हैं और ये सभी बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए रिचर्ड उनके केयर में बहुत ही अच्छे से बड़ा हुआ होगा। जो सुन के कोलिन भी खुद से सोचने के बाद कहता है, लगता है उसने अच्छा काम किया है और बच्चों को चोट नहीं पहुंचाया। और मुझे पसंद नहीं कि मेरे बेटे को मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा, मगर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर आइरिस पे हमें जवाब देती है और सोचती है, पता नहीं ये आदमी हेडमास्टर के साथ क्या करता अगर मैं ये नहीं बताती। इसके बाद ड्यूक कोलिन कहता है, क्या तुमने अपने रिवॉर्ड के बारे में सोचा है कि तुम्हें क्या चाहिए? आखिरकार तुमने मेरे बेटे को जो बचाया है। और रिवॉर्ड के नाम से आइरिस भी बहुत ही खुश हो जाती है। और ड्यूक कोलिन भी कहता है, तुम्हें जो चाहिए तुम बता सकती हो। जो सुनकर आइरिस भी सोचते है कि अभी तक मैंने सोचा नहीं, और सोचने लगती है, रिचर्ड को घर पे पहुंचाने के चक्कर में मेरे बहुत सारे पैसे गए। और सोचने लगती है कि अगर मैंने अपने पैसे बैंक में डाल दिया तो उतने सारा पैसे मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, और सीधा सीधा तो मैं पैसा भी नहीं ले सकती, और ज्वेलरी हो तो मैं संभाल भी नहीं पाऊंगी। और काफी देर सोचने के बाद आइरिस को एक आइडिया आती है और आइरिस कहती है, एक घर। जो सुनकर ड्यूक कोलिन भी कहता है, क्या कहा तुमने? आइरिस भी कहती है, मुझे सिर्फ कैपिटल में एक छोटा सा लकड़ी से बना हुआ एक मंजिले का घर रहता तो अच्छा होता। जो सुनकर ड्यूक कोलिन भी कहता है, ये सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा काम है, ये मैं पूरा कर सकता हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा इस तरीके की चीजें तुम्हें क्यों चाहिए, वो भी तुम्हारे जैसे बीस्ट के लिए। जो सुनकर आइरिस पूरी हिल जाती है और पहले चेक करती है कि इसका पूछ नजर तो नहीं आ रहा। जो देखकर कोलिन भी समझ जाता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा पूछ अच्छे से छुपा हुआ है, मगर मुझे पहले से मालूम था जब से मैंने तुम्हारी इस ऑरा को देखा है। और मनी में सोचता है, ये बहुत ही स्पेशल है। आइरिस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या बीस्ट, मगर अगर कैपिटल में बिना मालिक के बेच रहा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और उस सिचुएशन में कैपिटल में कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें बचाने के लिए आगे आएगा। इसलिए कैपिटल का एक रूल है, अगर कोई भी बीच कैपिटल में रहा तो उसका एक फैमिली या ओनर होना चाहिए। इस तरीके से कमजोर बीच भी कैपिटल में सेफ रहेंगे, मगर मुझे लगता है तुम्हारा कोई ओनर नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें अपने फैमिली में लौट जाना चाहिए। उसके बाद कोलिन पूछता है कि तुम किस तरीके का बीस्ट हो, तो आइरिस भी कहती है, एक चिपकली। जो सुनकर कोलिन भी सोचने में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मगर मैंने बहुत सारे लिजर्ड बीस्टों को देखा है, मगर इसके स्किन कलर, हेयर कलर और आई कलर एकदम ही अलग है, इसलिए सोचता है कि ये नहीं हो सकता। और कुछ देर तक ऐसा ही सोचता है, सोचने के बाद जब थक जाता है और कहता है, आइरिस अगर तुम चाहती हो तो तुम कैपिटल में रह सकती हो, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। और फिर से सोचने लगता है। जो देखकर आइरिस भी सोचती है, ये फिर से क्या सोचे जा रहा है। उसी वक्त कोलिन कहता है,
आइरिस, मैं तुम्हें एक स्पेशल ऑफर देता हूँ, मुझे पता है तुम्हें भी ये पसंद आएगा। और ये कह के आइरिस के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है जो एक एडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए कहता भी है क्या तुम रिचर्ड का बहन बनना चाहोगी, और अगर तुम रिचर्ड का सिबलिंग बन गई तो तुम्हें खाना, पहनने के लिए कपड़ा और अपने सेफ्टी के लिए चिंता करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी तुम्हें एक घर दिया जाएगा जहाँ पर तुम पूरी जिंदगी भर अच्छे से रह सकती हो, और मैं बिना रुके तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा, और ये सबसे ज्यादा फायदा है तुम्हारे लिए। और अभी तक मैंने पूरा मानवा नहीं पड़ा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आर्नो को ये मालूम चला तो 100% इसे मारने के लिए आएगा या मारने की कोशिश करेगा। अभी आते हैं हम कहानी में, जहाँ पर कोलन कहता है क्या हुआ, क्या तुम इस ऑफर को मानोगी या नहीं। उसी वक्त हमें दूसरा जगह दिखाया जाता है जहाँ पर कैपिटल में एक लड़का घूम रहा था और कहता है ये जगह इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मैं बार बार घूम के एक ही जगह पे आ रहा हूँ, और लगता है मुझे अपने फादर को बताना होगा इस टाउन को फिर से रिपेयर करने के लिए, यहाँ के रास्ते बहुत ही अजीब है। मतलब ये राजा का बेटा है और ये यहाँ पर खो गया था, इसलिए कहता है क्या मुझे 20 कदम जाकर लेफ्ट जाना है या 15 कदम। और इसी तरीके से इसके दिमाग का दही हो रहा था। उसी वक्त हवा चलता है और इसका हुडी या जो भी कहो ये उड़ जाता है, और इसका चेहरा भी रिवील होता है, और ये बहुत ही जल्दी अपने हुडी को पहन लेता है और आगे बढ़ता है और सोचता है मुझे लगा था मैं ये कर लूंगा, इसलिए महल में किसी को भी ना बताकर मैं अकेले बाहर आ गया, क्योंकि लेडी लिलियन का बर्थडे बहुत ही करीब है और मुझे उसको एक स्पेशल गिफ्ट देना है। और ये सोचकर ये आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त गिल्ड का एक बंदा इसे देख लेता है और कहता है मुझे मिल गया। इसके बाद हमें फिर से ड्यूक कुलेन का महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्यूक कुलेन उसी ऑर्फिनेज का पता देकर कहता है जाकर उनको कहना बच्चे अच्छे से पहुंच गए, आपको उनको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये कहना मत भूलना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनको अपने मेंशन में बुलाया है। जो सुनकर मेड भी यहाँ से निकल जाती है और ड्यूक कुलेन अकेले बैठकर आइरिस के कहे हुए बातों के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर आइरिस कहती है सजेशन के लिए शुक्रिया, मगर मुझे कुछ समय तक इस बारे में सोचना होगा। जो सुनकर ड्यूक कुलियन भी उसी भी सोचता है, जब मैंने इसे पहली बार देखा था मुझे लगा था ये सिर्फ एक छोटी बच्ची है जिसके आंखों में कोई भी उम्मीद नहीं दिखती थी। यह सोचकर कहता भी है आइरिस ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आते, इसलिए ध्यान से इस बारे में सोचना, वरना तुम्हें फिर से उसी ऑर्फनेज में लौटना होगा। आइरिस भी कहती है मुझे नहीं पता कि आप ऑर्फनेज को लेकर क्या सोचते हैं, मगर ये ऑर्फनेज हम जैसे बच्चों के लिए एक मीनिंगफुल प्लेस है, इसलिए अगर ये ऑर्फनेज ना होता तो मैं भी कभी रिचर्ड से नहीं मिल पाती। जो सुनकर ड्यूक कुलियन भी सोचता है इस बच्ची का पर्सनालिटी और अपीयरेंस बिल्कुल भी मैच नहीं होता, जैसे कि ये सिर्फ देखने में छोटी है मगर इसका उम्र काफी ज्यादा है, और ये सोचकर मनी मन कहानी बनाने लगता है कि ये भी शायद मेरे बेटे का जैसा ही होगा, ये सिर्फ देखने में थोड़ी सी अलग है इसलिए बाकी लिजर्डों ने इसको अलग से ट्रीट करने लगे होंगे, और ऐसा भी हो सकता है ये देखने में अलग है इसलिए इसे एंजल समझा जाता होगा, मगर इसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए मुझे लगता है इसका अलग स्किन टोन मतलब इसका डेविल का सर्वेंट समझा जाता होगा, जिस वजह से इसको अपने घर से निकला गया और ये अपने घर पे वापस नहीं जा सकती। इसके बाद ये सीधा ऑर्फनेज में चली गई होगी, जहाँ जाने के बाद इसने गिड़गिड़ाया होगा कि प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, और ये सब कुछ ड्यूक कुलियन सोचे जा रहा था कि जरूर ऐसा ही हुआ होगा, मैंने फिगर आउट कर लिया, जिस वजह से ये भी अपनी उम्र से काफी ज्यादा मेच्योर लगती है क्योंकि इसने बहुत कुछ सहा होगा। उसी वक्त हमें एक छोटा सा आइरिस भी दिखाया जाता है जो कहता है क्या ये मेरे बारे में कह रहा है। अभी आते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पर ड्यूक कुलियन खुद ही ये एडॉप्शन पेपर बना रहा था, वो भी आइरिस के परमिशन के बिना, और सोचने लगता है आइरिस मैं जरूर तुम्हें अपने फैमिली का एक सदस्य बनाऊंगा, और मुझे पता है कि तुम बड़ी होकर बहुत ही अच्छी बच्ची बनोगी, इसलिए मैं भी तुम्हें एक खुशहाल बच्ची बनाऊंगी और किसी भी चीज का कमी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ आइरिस जो पूरी टायर्ड हो चुकी थी और सोचती है ड्यूक कुलियन इस तरीके से सवाल पूछने लगे जैसे कि वो इंटरव्यू ले रहे थे, जहाँ पर ड्यूक कुलियन पूछता है तुम जैसे मास्टर मेरे बेटे के साथ इन्वॉल्व कैसे हुए। उसके बाद आइरिस आकर सीधा कम्युनिकेशन क्रिस्टल से प्रिंसिपल के साथ बातें करने लगे, जहाँ पर रिचर्ड तो बहुत ही चिल था और कहता है हेलो बॉस, और दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो आइरिस का शुरू हुए लेटर दिखाते हुए कहता है ये क्या है, और उसी वक्त आइरिस भी माफी मांगी जा रही थी, और इसी बीच आइरिस ने डिनर करने का समय भी नहीं मिला। उसके बाद अपने बगल में देखकर कहती है ये दोनों अभी भी लड़े जा रहे हैं, और ये भी सोचती है पहला काम खत्म हुआ, रिचर्ड को अपने घर पहुंचाना, अभी किसी तरीके से लुसिलियन को उसके टेंपल में भेजना होगा। उसके बाद मुझे बैंक से पैसे भी निकल कर स्टोन वापस करना है इटम फैमिली में, और अगर मैं सीधा स्टोन वापस करने गई तो गार्ड मुझे चोर समझकर पकड़ लेंगे, और अगर किसी तरीके से मैंने अपने नाम को क्लियर कर पाई कि मैंने चोरी नहीं किया तो ये बहुत ही अच्छा रहता। और ये सब कुछ सोचते हुए आइरिस को आइडिया आता है ये अपने स्टोन तो लेटर में भी भेज सकती है। उसी वक्त एकदम से रिचर्ड आकर कहता है बम बम। आइरिस भी कहती है क्या हुआ। रिचर्ड कहता है इसका कुछ करो, ये देखो किस तरीके की बातें कर रहा है। लुसिलियन कहता है मैं सिर्फ सच बोल रहा था।
उसी वक्त रिचर्ड भी कहता है बम बम इसने पहले कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। उसी वक्त लुसिलियन भी कहता है तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। जो सुनकर रिचर्ड भी कहता है क्या तुम्हें मेरे बातें मजाक लग रहा है, मैं बहुत ही जल्द बम बम से शादी करूंगा। जो सुनकर आइरिस का भी चेहरा ऐसा हो जाता है। इसके बाद ये दोनों शादी के बात को लेकर झगड़ने लगते हैं और आइरिस पीछे से बिस्तर से उतर जाती है। और दूसरी तरफ रिचर्ड जो इस बात पे आ रहा था कि बम बम और मैं बहुत ही जल्द शादी करेंगे और एक असली फैमिली बनेंगे, और पीछे मुड़कर कहता भी है मैंने सही कहा ना, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था। मगर आइरिस वहां से निकल चुकी थी और बाहर जाने के लिए तैयार थी। जो देखकर लुसिलियन भी कहता है मास्टर आप जा कहाँ रहे हैं। जो सुनकर आइरिस कहती है मेरा सिर दर्द कर रहा है इसलिए मैं थोड़ा घूम के वापस आऊंगी। मगर रिचर्ड भी फिर से पूछता है कि बम बम तुम जा कहाँ रही हो। जो सुनकर आइरिस भी सेम जवाब देती है कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर घूमकर वापस आऊंगी। उसी वक्त रिचर्ड भी कहता है मगर बम बम बहुत ही जल्द मेड तुम्हारे लिए खाना लाने वाली है। जो सुनकर लुसिलियन कहता है मास्टर ने कहा कि वो बाहर जाएगी तो तुम भी उसे नहीं रोक सकते। मगर मास्टर के साथ सिर्फ मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैं उसके वफादार कुत्ता हूँ। जो सुनकर आइडियस भी कहती है नहीं लुसिलियन तुम भी नहीं आ सकते। जो सुनकर रिचर्ड लुसिलियन के ऊपर हंसने लगता है। इसके बाद अगले सीन में जहाँ पर आइडियस बाहर की तरफ जा रही थी और सोचती है ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। दोनों मेरे लिए जो साइरेन के साथ होना चाहिए तो वो अभी मेरे साथ है और मेरे वजह से पूरा ओरिजिनल स्टोरी ही बदल गया। मुझे इसे किसी तरीके से ठीक करना होगा। और आइरिस साइरन के बारे में भी सोचती है जहाँ पर साइरन कहती है आइरिस वापस आ जाओ। और उसी वक्त आइरिस अपना हुडी या जो भी कहो इसे पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार थी। मगर उसी वक्त इसको हुडी देखकर याद आता है जहाँ पर ड्यूक कोलन ने कहा था तुम्हें किसी तरीके से अपने मैजिक पावर को ऐसे फ्लो होने से रोकना होगा। जो सुनकर आइरिस भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मैजिक पावर। और ड्यूक कोलन भी समझाता है सभी मैजिक बिस्टों के पास अपना मैजिक पावर रहते हैं। वो लोग जितना उम्र में बढ़ते हैं उनका मैजिक पावर भी उतना बढ़ता चला जाता है। और फिलहाल मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मगर तुम किसी बड़े जादूगर या बिशमैन से इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हो। और इन सब चीज़ों के बारे में याद कर आइरिस सोचती है ओरिजिनल स्टोरी में इन सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया, ये सब हो क्या रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे भी ओरिजिनल स्टोरी के ज़्यादातर चीज़ों के बारे में याद ही नहीं आ रहा। और ऐसे ही सोचते हुए आइरिस आगे बढ़े जा रही थी। उसी वक्त इसके बगल में जो बटलर है वो अपना सामान नीचे गिरा देता है और उसी के साथ खुद भी गिर जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। जो देखकर आइरिस भी इसका बैग उठाकर कहती है आपने ये गिरा दिया है। जो सुनकर ये बटलर भी पीछे मुड़ता है जो देखने में काफी सैड लग रहा था। और आइरिस को शुक्रिया कहकर ये बैग लेकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। और उसी वक्त आइरिस भी पीछे से कहने की कोशिश करती है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए, मगर ये बटलर बिना सुने जल्दी में वहां से निकल जाता है। और ये देखकर आइरिस भी सोचती है ये आदमी देखने से काफी सैड लग रहा था। उसी वक्त आइरिस को याद आता है कि शाम हो चुका है और इसे घर पे भी लौटना होगा। इसलिए आकर गेट खोलने के लिए कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए मार्केट में जाना है। और इसके अगले समय में मार्केट में आइरिस ऐसे ही घूम रही थी और उसी मार्केट पे एक बुढ़िया जो कहती है मैं महसूस कर सकती हूँ आसपास एक बीस्ट है। और उसने ऑरा को छुपाने वाला रोप भी पहना हुआ है, मगर उसका ऑरा फिर भी लीक हो रहा है। और मैं ये भी महसूस कर सकती हूँ कि ये बीस्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैंने इस तरीके का ऑरा कोई भी महसूस नहीं किया। और उसी वक्त इसका एक सपोर्टर कहता है ये देखो उसी बीस्ट गर्ल का ये बाल है, ये देखने से भी काफी अलग है, इसलिए हमें किसी भी हाल में आज ही इस बीस्ट गर्ल को पकड़ना होगा। चलो जाकर तैयारी करते हैं। इसके बाद अगले सीन में जहाँ पर प्रिंसिपल कैरेसी कहीं पर जाते हुए आइरिस के दिए हुए लेटर को फिर से पढ़ने लगता है और आइरिस के बारे में ही सोचने लगता है कि एक दिन अचानक से मेरे ऑर्फनेज में एक बीच गर्ल आई जो सिर्फ 5 साल की थी और वो बाकी बच्चों की तरह ही एक छोटी बच्ची थी जो अपने मैजिक पावर को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। और वो सिर्फ एक मासूम बच्ची है, मगर उसके हैंडराइटिंग से लगता है वो अच्छे से एजुकेटेड है। और अगर उसने ये लैंग्वेज दक्षिण से सीखा है तो उसे एम्पायर का लैंग्वेज भी आता होगा। इसलिए मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ये असलियत में है कौन और कहाँ से आई है। और इसके अलावा भी उसने किस तरीके से रिचर्ड के फैमिली को ढूंढा होगा। उसी वक्त कैरेस ओनर भी कहता है आप आ चुके हैं। जो सुनकर प्रिंसिपल भी अपना मार्क्स पहन कर उतर जाता है कि अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि ये गिल में पहुंच चुका था जहाँ पर आज रात को बहुत सारी चीजों का नीलामी होने वाला है। इसके बाद प्रिंसिपल गिल के अंदर चला आता है जहाँ पर आने के बाद ये अपने वीआईपी टिकट के बारे में पूछता है। जो सुनकर ये बटलर भी वीआईपी टिकट देते हुए कहता है चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। और प्रिंसिपल सोचता भी है सही समय पर आइरिस ने कॉल किया वरना ये सब कुछ कैंसिल कर इन दोनों के पास चला आता। मगर आइरिस ने बताया कि ये दोनों अभी ड्यूक कोलिन के मेंशन पे है जिस वजह से प्रिंसिपल का भी चिंता कम हो चुका है। और प्रिंसिपल भी सोचता है कि ये दोनों वहाँ पर सेफ रहेंगे और मैं इधर बच्चों को बचाकर ऑर्फनेज में ले चलूंगा। और ये सोचकर प्रिंसिपल जब कैद हुए बच्चों को देखने जा रहा था तो सबसे पहले इसे आइरिस ही नजर आती है जो बहुत ही प्यार से बैठी है और ये कितनी भोली लग रही है जैसे कि इसने कुछ किया ही ना हो, ये सिर्फ उड़ती हुई यहाँ पर आ गई।
जो देखकर प्रिंसिपल तो पूरा जम जाता है, मगर ये बटलर कहता ही जाता है कि ये नया प्रोडक्ट है जो आज ही आया है और ये एक छिपकली वाला बीस्ट है जो अपना रूप बदलकर इंसान बन सकती है और ये बाकी छिपकलियों से भी बहुत ही अलग है। ये बहुत ही कलरफुल है, इसलिए ये अभी का सबसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है हमारे पास और इसे आप डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो या अपना पेट भी बनाकर रख सकते हो। जो देखकर प्रिंसिपल पूरे गुस्से में आ चुका था और अपनी वीआईपी टिकट को भी अपने हाथों में तोड़ देता है। इसलिए प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा ये टिकट बहुत ही कमजोर है, मेरे हाथ में ही टूटकर पाउडर बन चुका है। जो देखकर ये बटलर भी कहता है ये कैसे हो सकता है सर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए नया लाता हूँ। ये कह के यहाँ से निकल जाता है और इसके जाने के बाद प्रिंसिपल भी पीछे मुड़कर आइरिस की तरफ देखता है और कहता है ये मैं हूँ, क्या पहचाना मुझे? और अभी कुछ भी मत बोलो, मैं बाकी बातें बाद में सुनूंगा। और अभी के लिए क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगा है? जो सुनकर आइरिस भी अपने सिर को हिलाकर हाँ में और ना में जवाब देती है। जो देखकर प्रिंसिपल भी कहता है अभी के लिए तुम सिर्फ शांत रहो और जो भी हो रहा है सिर्फ चलने दो और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना आए, क्या तुम समझ रही हो? जो सुनकर आइरिस भी अपने सिर को हाँ में हिलाती है। उसी वक्त ये बटलर भी आ जाता है कि सर ऐसे आपको वेट कराने के लिए माफ करना, और ऐसे और भी फिजूल की बातें करने वाला था तो प्रिंसिपल भी कहता है मैं और भी देखना चाहता हूँ, मुझे बाकी बच्चों की तरफ लेकर चलो। और बटलर भी कहने लगता है कि हमारे पास और भी ज्यादा कीमती चीजें हैं, मगर आपको ये रूप बदलने वाला छिपकली कैसा लगा? और ऐसे ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और पीछे से आइरिस रोने लगती है कि मैं यहाँ कहाँ फंस गई और ये सोचती है कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ। मैं स्टोर से चीजें खरीद कर घर पे लौट रही थी और उस समय रात भी हो चुका था और अचानक से ये रास्ते में बेहोश हुई और इसको कुछ भी याद नहीं। और अगले समय इसने आंखें खोला तो ये सीधा ऑक्शन हाउस में थी और ये वही ऑक्शन हाउस है जहाँ पर शाइडन किडनैप होकर आई थी और जहाँ पर इसने प्रिंस से भी मिला था। और मुश्किल समय में शाइडन ने प्रिंस का मदद किया और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। और ये याद कर कर आइरिस आसपास देखने लगती है कि ऐसा हुआ तो आसपास के किसी जेल में प्रिंस भी रहेगा और शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे शांत रहने के लिए, और प्रिंसिपल ने कहा कि यहाँ के सभी बच्चों को प्रिंसिपल बचा लेंगे, इसलिए मैं भी नहीं मरूंगी। और उसी वक्त एक नए बच्चे को लाया जाता है जो बहुत ही रूटली बातें करता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मगर यह आदमी भी सीधे इसे ले आकर जेल के अंदर डालकर बंद करके वहां से निकल जाता है। और पीछे से ये लड़का गुस्सा करने लगता है कि सिर्फ मुझे यहाँ से निकलने दो, तुम सभी को मैं असली जेल में डालूंगा। और उसके बाद ये लड़का आइरिस को देखता है और कहता है तुम ऐसे क्या देख रही हो और अपने हाथ नीचे करो, तुम जेल में बंद हो फिर भी तुम्हें मैनर्स में रहना चाहिए, तुम बिल्कुल भी संस्कारी नहीं हो। जो देखकर आइरिस भी सोचती है इस लड़के का प्रॉब्लम क्या है और आइरिस अच्छे से बैठ भी जाती है। और ये लड़का भी कहता है मैं इस वक्त तुम्हें माफ करता हूँ और बहुत ही जल्द महल का गार्ड आकर हमें बचाकर यहाँ से ले जाएगा। और ये कह के बहुत ही जोर शोर से बार बार खांसने लगता है और सोचता है यहाँ बहुत ही ठंड है, अगर मेरे पास कुछ रहता पहनने के लिए। और उसी वक्त आइरिस इसे गर्मी देने के लिए पकड़ लेती है और सोचती है मैं सिर्फ इसे बचाने के लिए ये कर रही हूँ। जो देखकर ये लड़का भी शर्मा जाता है और कहता है मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारा असलियत क्या है? क्या तुम एक जासूस हो जिसको हमारे एनिमी ने मुझे मारने के लिए भेजा है? मगर आइरिस अच्छे से कहती है तुम खांस रहे हो, अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हें बुखार पड़ जाएगा। मगर ये लड़का आइरिस को दूर करते हुए कहता है मेरा बिना परमिशन के तुम मुझे कैसे छू सकते हो? मेरा बॉडी बहुत ही प्रेशियस है इसलिए तुम मुझे नहीं छू सकते। अगर तुम मुझे पसंद भी करते हो फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है क्योंकि मैं किसी और से प्यार। और ये कहकर फिर से बहुत ही जोर जोर से खांसने लगता है। और उसी वक्त आइरिस को भी प्रिंस का चेहरा याद आता है जिसका येलो बाल है और सफेद स्किन है और उसके आंखों के नीचे एक छोटा सा मोल है और वो पैदा हुआ था एक लाइलाज बीमारी के साथ। और उसी वक्त इसके मुंह से भी बहुत ही ज्यादा खून निकल आता है। और ये एपिसोड मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ, इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।